नमस्कार साथियों। मैं दुर्गेश कुमार आप सबों का सोसाइटी फॉर साइंस के हर महीने होने वाले वेबिनार में स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हर महीने सोसाइटी फॉर साइंस के द्वारा आयोजित होने वाले वेबिनार में हम अलग अलग घटनाक्रमों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उस पर आम दर्शकों की राय जानते हैं, जिससे कि आम लोगों को मार्क्सवादी समझ हासिल करने में आसानी हो। तो हमारा आज का विषय है AI-171, यानी कि एयर इंडिया का विमान 171 के हादसे पर एक मार्क्सवादी नजरिया। साथियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कुछ दिन पहले ही इसकी अभी शुरुआती रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर के पूरे विश्व में अलग अलग लोग हजारों वीडियो बनाए जा चुके हैं, हजारों तरह की उस पर बातें की जा चुकी है, जिसमें रिटायर्ड पायलट हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, इंजीनियर हैं। पर कोई भी उस हादसे का मूल में जा करके विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। ना ही ऐसा कोई भी वीडियो या लेख मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है जिसमें हम लोग उस विमान हादसे का मूल में जा करके तहकीकात करें और पता लगाएं और ये आश्वस्त करें कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। परंतु जैसा कि सोसाइटी फॉर साइंस का उद्देश्य ही है कि हर समस्याओं को मूल में जा करके उसका समाधान खोजना, ताकि आम जन के लिए एक ऐसी उपाय मौजूद हो ताकि भविष्य में वो घटना दोहराई न जा सके। इसी आधार पर सोसाइटी फॉर साइंस के संस्थापक सुरेश श्रीवास्तव सर ने एक आर्टिकल आज से 10 दिन पहले फेसबुक व दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था और आपत्ति के लिए कई मीडिया संस्थानों, एयर पायलटों की संस्थानों को भी भेजा गया था, पर कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई है। तो साथियों, आज का चर्चा हम लोग उसी पर करेंगे, उस विमान हादसे पर, और सुरेश श्रीवास्तव सर साक्षात्कार के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देंगे। स्वागत है अनुज सर। अच्छा, थैंक यू दुर्गेश जी। जैसे कि आप सब लोग जानते होगा, तीन आर्टिकल्स सोसाइटी फॉर साइंस का फेसबुक पेज में पब्लिश हुआ है इस इंसिडेंट के बारे में। उसमें एक आर्टिकल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने से पहले का है और दो आर्टिकल्स एक्चुअली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद में है। एक तीनों में दो हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। तो ये आप लोग पढ़ सकता है। उसमें मेथड अभी जो मीडिया में करंटली जो पब्लिक डोमेन में जो डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें किसी ना किसी का गलती ढूंढने में लोग एनालिसिस कर रहा है। या तो वो पायलट का गलती, या तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर का गलती, या इंजन मैन्युफैक्चरर का गलती। मतलब गलती किसी का है वो ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन ये जो एनालिसिस है, इसमें खासियत ये है कि इसमें हम किसी का कोई भी गलती, मतलब पर्सनल गलती या इंस्टीट्यूशनल गलती नहीं मान रहा है, क्योंकि सारा चीज अपना सही तरीके से ही चल रहा था। लेकिन जो फिलॉसफी है जिसके जरिए ये डिजाइन और ये जो आपका एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर या डिजाइन हो जाता है और संचालन हो जाता है, उसी पे ही जो हम उसका फॉल्ट ढूंढ एनालिसिस कर रहा है, जिसको उस फिलॉसफी को एड्रेस करके उसको पकड़ के वो लोग उसमें आइडेंटिफाई करके उसमें क्या चेंज करने से हम आगे ऐसे हादसे होना से रोक सकते हैं, इसी के बारे में हमारा ये है। और ये जो फिलॉसफी है, ये कॉन्शियस रिलम में भी नहीं है। वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये कॉन्शियस रिलम में नहीं है, ये सबकॉन्शियसली सारा एक आइडिया की तरफ से सबको ग्रिप किया हुआ है, और लोग बिना जानते हुए भी उसको उसी को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम हमारे लिए इसको इस एस्पेक्ट को लोगों को रिकग्नाइज करवाना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि उनको हम, क्योंकि हमारा ये जो एनालिसिस उनके अंदर जो प्रेजुडिसेस है और प्रीसेट नोशंस है और जो प्री कंसीव्ड आइडियाज है, उसको बेनकाम करके उनको और फैक्ट्स की तरफ और उसके मूल की तरफ लेके जा पाएंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है और विश्वास है। आज नहीं तो कल या कभी भी इस तरीके का थिंकिंग का और इसके एस्पेक्ट में लोग जो लोग जागरूक होगा और अवेयर होगा। और वैसे हम पढ़ा है और कि ऐसा चिंतन का शेषी मानव में है, लेकिन उसको शेषी को बढ़ाना पड़ेगा, उसको फोस्टर करना पड़ेगा।
और हमारा कोशिश यही है। तो इसके बेसिस पे जो इस आर्टिकल्स के बारे में ज्यादा और क्लैरिटी लोगों पे पहुंचाने के लिए हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको शुरू कर देते हैं, क्योंकि आर्टिकल हम दोबारा इधर पढ़ नहीं रहा है, वो अवेलेबल है फेसबुक में वगैरह में। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से कि सुरेश सर से। सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आपका अभी जो पब्लिक डोमेन में एनालिसिस में जो है, वो सारा आपका एरोडायनामिक्स और एवियोनिक्स के ऊपर आधारित है, जबकि आपका एनालिसिस में हम एक स्टेप पीछे जाके जो इंजन में, मतलब जो आपका टर्बो मशीन से फैन, कंप्रेसर और टर्बाइन, इसके बारे में आपने पूरा एनालिसिस किया है। तो आप थोड़ा अगर बता दें कि क्यों इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और क्यों दूसरे लोग जो जितना हम एनालिसिस कर रहा है, खास करके विशेषज्ञ लोग भी इस एस्पेक्ट को क्यों कमेंट नहीं कर पा रहे, या क्या क्यों क्यों उसको उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं? अ, धन्यवाद अनूप, दुर्गेश जी और सभी साथी। अ, मैंने ये रिपोर्ट आने से एक हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था इसी हादसे के ऊपर। उसमें मैंने इसको चीज को हाईलाइट किया था कि जो हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो उसमें मुनाफा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितनी ज्यादा जोखिम उठाता है वो उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाता है। ये जानी हुई बात है। उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि ये जो व्यवस्था है, पूंजीवादी उत्पादन संबंध, जिसमें इंसान को भी मशीन या रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हर किसी की मानसिकता में, जिसको हमने मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम सोसाइटी फॉर साइंस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें मुनाफा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता करना बहुत एक रूटीन हो जाता है। उसके बाद ये हादसे के बाद जो वीडियो आए हैं, उसमें 3 वीडियोस का मैंने जो रेफरेंस दिया है, वो तीनों में जो भी है वो एविएशन फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ड्रीमलाइनर के पायलट्स भी रहे हैं, और जिनके पास अ, कई दशक का अनुभव है। उनकी भी सोच लगभग उसी से मिलती जुलती है कि ये जो सोच है मुनाफा कमाने की, वही सुरक्षा मानकों के साथ समझौता करने के लिए जिम्मेवार है। तो बाकी वीडियोस के पहले भी ही मैंने सबसे पहले वीडियो में इसी चीज को लेकर के उठाया हुआ था प्रश्न, टर्बो मशीन्स को लेकर के। तो जो अनूप ने पूछा है कि टर्बो मशीन्स के बारे में क्यों सोचा, तो मार्क्सवाद हमें चीजों को इन टोटलिटी देखने के लिए प्रेरित करता है, ना कि आइसोलेशन में। तो जैसे कि एयरक्राफ्ट या उसका सॉफ्टवेयर है, पायलट है, इन सब के और बियॉन्ड जा करके रूट में जो है, सबसे रूट में तो एयरक्राफ्ट है। उसी के बेसिस पर सारे संबंध बने हैं, उसी से मुनाफा कमाना है। और एयरक्राफ्ट का हार्ट जो है, वो आज के जमाने में जो जेट इंजन हैं, उनमें टर्बोफैन इंजन जो है सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और इसलिए उसको समझना जरूरी है। उसी में से निकल कर आएगा कि कहाँ समझौते की गुंजाइश है मुनाफा कमाने के लिए, और कहाँ समझौते नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में मुनाफा अपने आप में अफेक्ट होता है एडवर्सली। हवाई जहाज जब बनना शुरू हुए, तब उस समय जेट इंजन नहीं था, प्रोपेलर से चलते थे। लेकिन हम आज की बात जब करते हैं, तो आज की बात इंजन्स में, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में जो इंजन होता है, इतना छोटा इंजन इतनी सारी पावर जनरेट करके पूरे इतने हजार लाखों टन, लाखों किलोग्राम वजन का हवाई जहाज को हवा में उड़ाना, और 8-8 12-12 घंटे की फ्लाइट,
तो इसके हार्ट में तो वही टर्बो फैन इंजन है। तो इसलिए मेरा ध्यान उसी रूट पर गया था कि टर्बो फैन इंजन के बारे में समझ के बारे में कोई बेसिक समझौता तो नहीं है जो हादसा हुआ है। और जो मुझे नजर आया था टर्बो मशीन्स के बारे में, जो मेरी अपनी नॉलेज है, कि टर्बो रोटेटिंग मशीन्स का जो बिहेवियर है वो ट्रांजिएंट बिहेवियर और स्टीडी स्टेट बिहेवियर में काफी फर्क होता है। और टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ इनकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। और किसी स्थिति में जाके एकदम से कंप्रेसर को, जिसको सर्ज कहते हैं, सारी की सारी चीज उलट हो सकती है। तो एक दो थिन लाइन है, उसके एक तरफ आप मशीन काम कर रही है तो एफिशिएंटली काम कर रही है, और अगर परिस्थितियों ने उस मशीन को लाइन के दूसरी तरफ धकेल दिया तो मशीन एकदम से उल्टा काम करने लगेगी। और इसी चीज में मुझे उसका आंसर नजर आया। और बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी मुझे वही नजर आया, औरों को नजर नहीं आया। क्योंकि मूल प्रश्न जो है अ, कि स्विच कट ऑफ पहले हुआ, मतलब फ्यूल की सप्लाई पहले बंद हुई, या पहले इंजन फेल हुआ। इंजन फेल का मतलब है फ्लेम आउट। तो फ्लेम आउट पहले हुआ तो जो मैंडेटरी प्रोसीजर है कि स्विच कट ऑफ होना चाहिए, तो वो मैनुअली कट ऑफ किया जाए, या जो उसका सॉफ्टवेयर है फेडेक वो उसको कट ऑफ करे, ये अलग बात है। लेकिन जैसे ही इंजन फेल होगा सबसे पहले फ्यूल कट ऑफ होना चाहिए, या फ्यूल कट ऑफ किसी वजह से हुआ तो इंजन फेल हुआ। ये दोनों परिस्थितियां हैं, बिल्कुल बेसिक परिस्थितियां हैं। तो इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो इंजन पहले फेल हुआ या पहले कट ऑफ हुआ। रिपोर्ट को देखते हुए जो उससे बात मुझे नजर आई कि जैसे टेक ऑफ हुआ उसके कुछ ही सेकंड के अंदर कट ऑफ हुआ। अब कट ऑफ के बारे में किसने कट ऑफ का कहा और कैसे कहा, इसके बारे में रिपोर्ट में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर रूट मूल से चीज को पकड़ने की जो आदत, जो मानसिकता मार्क्सवाद हमें सिखाती है, उसी के आधार पर मुझे लगा कि जब पायलट, अगर मॉनिटरिंग पायलट जो है, इस मामले में कैप्टन सब्बरवाल मॉनिटरिंग पायलट थे, तो जब टेक ऑफ की स्थिति में इंजन एयरक्राफ्ट उससे लेके जब तक उड़ान में स्थिर नहीं हो जाता तब तक सबसे मुख्य चीज है स्क्रीन। क्योंकि जो मॉनिटरिंग है वो डिस्प्ले के जरिए ही करता है, उससे उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता है। और जो पायलट फ्लाई कर रहा है उसका सारा ध्यान केंद्रित होगा रनवे पर। और जो इक्विपमेंट वो चला रहा है, थ्रॉटल है या कोई स्विच है, वो भी वो बिना देखे करेगा, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह, उसकी नजर पूरी तरह रनवे पर होगी। तो ऐसी स्थिति में पायलट जो मॉनिटर कर रहा है स्क्रीन पर, उसको स्क्रीन पर पहले नजर आएगा कट ऑफ, ना कि स्विच की पोजीशन। तो उसका जो सवाल है, क्या क्या तूने स्विच ऑफ किया, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है, आज मैं वीडियो जो मैंने कोट किए हैं उसमें से किसी में एक वो शायद सैम थॉमस का ही उसमें है कि वो ये मेमोरी में मैंडेटरी हो जाता है कि जैसे ही इंजन फेल होगा सबसे पहले कट ऑफ एंड देन फॉर रीइग्निशन। तो बिना देखे, बिना कुछ किए कट ऑफ के बारे में जाएगा कि अगर इंजन फेल हुआ है, फ्लेम आउट हुआ है, तो सबसे पहला काम करना है पायलट को कट ऑफ करना। तो चूंकि पायलट मॉनिटरिंग थे तो कट ऑफ का सिग्नल तो उन्होंने तो दिया नहीं था। उन्हें इंजन फेल का सिग्नल जैसे ही नजर आया तो उनका पहला सवाल ये भी हो सकता है कि वो पायलट फ्लाइट जो कमांड कर रहे हैं उनको कहें कि तुमने स्विच ऑफ बंद किया, मतलब तुम्हारा काम है स्विच ऑफ करना ना हो। ये पूछ इसको किस रूप में लिया जा रहा है रिपोर्ट में, कि वो गाइड कर रहे हैं और वो सजेस्ट कर रहे हैं पायलट को कि तुम्हें स्विच बंद करना है क्योंकि फ्लेम आउट हो चुका है।
यहां पर लिया जा रहा है कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुमने स्विच ऑफ बंद किया। तो अगर स्विच ऑफ बंद करने के बाद फ्लेम आउट होता तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन यहाँ फ्लेम आउट पहले हुआ है, इसलिए उनका सवाल इस रूप में होगा। और जब आगे जांच होगी तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बात यही निकल कर आएगी कि उन्होंने स्क्रीन पर इस चीज को देखने के बाद ही ये कहा होगा कि तुमने स्विच ऑफ बंद किया, क्या तुमने स्विच ऑफ बंद किया। एग्जैक्ट वर्ड्स हमारे सामने नहीं है। तो टर्बो मशीन्स के ऊपर मेरा जो फोकस गया था, वो फोकस इस रिपोर्ट से भी कोरेबरेट हो रहा है, क्योंकि अब हमारे साथ कुछ और कॉन्क्रीट डाटा है कि स्पीड क्या थी, कितने मिनट पर स्पीड थी, कितने मिनट पर कट ऑफ हुआ, कितने मिनट पर फ्लेम आउट हुआ, कितने सेकंड पर दूसरी बार इंजन स्टार्ट किया। फेडेक ने एक इंजन स्टार्ट हो गया था, दूसरा नहीं हो पाया तो उसको फिर दोबारा कट ऑफ करके स्टार्ट करने की कोशिश। ये सारा डाटा अब रिपोर्ट में क्लियरली अवेलेबल है। तो कट ऑफ होने के बाद की स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे टाइम फ्रेम में अवेलेबल है रिपोर्ट। जो चीज कंफ्यूजिंग है वो ये है कि कट ऑफ पहले था या फ्लेम आउट पहले था। और जो मानसिकता है ढूंढने की, वो गलतियां ढूंढने की उन चीजों में है, ना कि उस सिस्टम में जो कि रिस्क लेने के लिए इंड्यूस करता है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए इंड्यूस करने का जो मानसिकता है, वो उन चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं करने देती है। इसीलिए मैंने इसमें हाईलाइट किया है कि ओसाका का जो हुआ था वो भी जब थ्रस्ट रिवर्सल के टाइम हुआ था, उसको अगर टर्बो मशीन्स के बिहेवियर के फॉर्म में अगर उस समय एड्रेस की जाती प्रॉब्लम और सेफ्टी फैक्टर को बढ़ा दिया जाता, तो एयरलाइंस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। साल में हजारों फ्लाइट्स में 3 4 5 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा कैंसिल होती, जो कि अभी भी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस ज्यादा सीवियर हो तो फ्लाइट को कैंसिल या डिले करने का मैंडेट है। उसको थोड़ा और सेफ्टी फैक्टर को बढ़ा करके हो सकता है कुछ 2 4 6 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा कैंसिल होती, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है ये उससे कहीं अधिक है, कई हजार लाख गुना अधिक है, जो कि एयरलाइंस उस समय लूज करती। पर दिक्कत वही है, मानसिकता है कि जो इमीडिएट प्रॉफिट है उसके ऊपर ध्यान जाता है। इसलिए उस चीज को ना पहले एड्रेस किया गया था ओसाका में और ना आज किया जा रहा है। सर आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका जो 3 आर्टिकल्स एक्चुअली हुआ था, तो उसमें एक आर्टिकल रिपोर्ट से पहले और 2 आर्टिकल रिपोर्ट के बाद, उसमें सिर्फ एक वेलोसिटी या स्पीड जो फ्लाइट अचीव किया है उसी के बारे में ही एक थोड़ा चेंज हुआ है। तो उसके जो फर्स्ट आर्टिकल और बाकी आर्टिकल्स में जो वेलोसिटी जो टेक ऑफ के टाइम पे वेलोसिटी अचीव किया था, तो उसके बारे में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे ताकि तीनों आर्टिकल पढ़ने वालों को वो समझ जाए कि क्या डिफरेंस था उसमें। यस, उस समय जो आर्टिकल मैंने लिखा था तो मेरा ध्यान तो उसी पर था कि कंप्रेसर सर्ज में गया है। सर्ज में जाने का कारण एक ये हो सकता है कि स्पीड क्रिटिकल उस समय रही हो और जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो स्पीड रिड्यूस होगी, दैट इज नेचुरल। टरबाइन की स्पीड रिड्यूस होगी, तो वो टेक ऑफ स्पीड कम होने की वजह से भी हो सकता है, किन्हीं और वजह से भी हो सकता है। तो उस समय चूंकि रिपोर्ट मेरे सामने नहीं थी, इसलिए मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। मुझे सिर्फ इसी बात पर गया कि हो सकता है टेक ऑफ के टाइम पर, चूंकि V1 क्रॉस कर चुका था एयरक्राफ्ट, तो उसको रोकने का, फ्लाइट को कैंसिल करने का सवाल ही नहीं था, उसको तो टेक ऑफ करना ही था, हर हाल में मैंडेटरी है। तो उस समय मुझे लगा कि शायद वेलोसिटी V2 कम रही होगी, लेकिन बाद में आने के बाद कि वेलोसिटी V2 कम नहीं रही थी बल्कि ज्यादा ही थी, सफिशिएंटली हाई थी। तो इसलिए फिर उसके बाद मेरा ध्यान टेम्परेचर्स पर गया। तो जब मैंने रिपोर्ट आने के बाद देखा तो टेम्परेचर में 1 डिग्री का वेरिएशन हुआ है उस 7:30 और 8:30 के बीच में, जिस बीच में फ्लाइट स्टार्ट हुई और टेक ऑफ हुआ।
और इसी तरह एयर प्रेशर में भी 1 यूनिट का फर्क है, कम हुआ एयर प्रेशर। तो ये दोनों चीजें बहुत क्रिटिकल होती हैं अगर टर्बो मशीन अपने बिल्कुल मार्जिन पर काम कर रही है। ओके सर। तो सर, अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम हमारा जो ये है कि फैक्ट्स और ट्रूथ जो है हम डिबेट डिस्कशन और एनालिसिस से हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। दैट हैज टू बी प्रूव्ड इन डेटा और वाई इन प्रैक्टिस। तो आप जो आपका जो एनालिसिस का कुछ पार्ट तो रिपोर्ट में एस्टेब्लिश हो गया है। अभी और क्या डेटा आप अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या डेटा ढूंढना चाहिए ताकि ये एनालिसिस आपका पूरा तरफ एस्टेब्लिश हो जाए, और या आप क्या एक्सपेक्ट करता है कि कौन सा डेटा आपका ये एनालिसिस को और एस्टेब्लिश करेंगे विदाउट डाउट इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन। अ, मेरे एनालिसिस को कोरेबोरेट करने की तो एक ही डाटा की जरूरत है कि स्विच ऑफ पहले हुआ या फ्लेम आउट पहले हुआ। और ये सारा डाटा ऑलरेडी रिकॉर्ड में होगा और डिटेल रिपोर्ट में ये चीजें जरूर आएंगी। टाइम फ्रेम टाइमलाइन जरूर आएगी कि किस समय फ्लेम आउट हुआ और किस समय स्विच ऑफ हुआ, फेडेक ने किस समय स्विच ऑफ का कमांड दिया, फ्लेम आउट के बाद दिया या कट आउट कट ऑफ की कमांड के बाद फ्लेम आउट हुआ है। ये तो रिपोर्ट में क्लियर आना चाहिए टाइम फ्रेम में। और ओके मेरा एनालिसिस सिर्फ इसी बात पे है, अगर ये बात सामने आ जाती है कि फ्लेम आउट पहले हुआ, इंजन पहले बंद हुआ, तो जाहिर है टर्बो मशीन का बिहेवियर है। आप ढूंढते रहिए कहीं और, लेकिन बिहेवियर तो टर्बो मशीन में मिलेगा। तो अगर इंजन मैन्युफैक्चरर और कंपनी उस तरफ जाएंगी तो डेफिनेटली इंजीनियर्स को जिन्होंने जो जीए के इंजीनियर्स है उनको पता है कि उनकी मशीन का बिहेवियर किस स्थिति में क्या कुछ है। बात आएगी कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, जो पैरामीटर्स उन्होंने दिए, जो सेफ्टी फैक्टर रखा, और जब पूरा हवाई जहाज बना उसकी बाकी सारी वजन, उसके फ्लैप और एंगल, इन सबका टॉलरेंस और उस सबको लेकर के क्या वो सेफ्टी फैक्टर कंप्रोमाइज हो गया या नहीं हो गया, तो एयरलाइंस के खुद के इंटरेस्ट में होगा कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें और सेफ्टी फैक्टर को थोड़ा इम्प्रूव करें। बिकॉज उनके लिए, एयरलाइंस के लिए ये एक्सीडेंट करोड़ों रुपए का है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, सबके लिए भी। तो उनका प्रॉफिट के नजरिए से भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि टर्बो मशीन्स के लिए सेफ्टी फैक्टर कितना, उस टेम्परेचर में, किस ग्राफ में या कर्व में, करेक्टरिस्टिक कर्व में किस जगह थी, और क्या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके टेम्परेचर और प्रेशर, एयर प्रेशर के पैरामीटर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके वो इस तरह के हादसों को आगे होने से बचा सकते हैं। तो इनके खुद के अपने इंटरेस्ट में है, तो वो तो निकल के आएगी बात। मेन बात, मेरी बात कोरिलेट हो जाएगी अगर फ्लेम आउट पहले हुआ है और फ्लेम आउट बाद में हुआ है, तो फिर मेरी सारी की सारी एनालिसिस और सारा का सारा कंजेक्चर डिमोलिश हो जाएगा। सर, अभी हमने इसका कॉस्ट तो हमने एनालिसिस कर दिया कि क्यों ये हुआ है। टर्बो मशीन्स का जो एफिशिएंसी कर्व से बहुत नजदीक नजदीक चला और वो इंजन फेलियर हो गया, और उसके बाद सारा और दोनों इंजन एक साथ हुआ है ऐसा। तो एक करोलरी आता है कि ठीक है, जब हमने कॉस्ट एनालिसिस एनालिसिस कर दिया तो सजेशन की तरफ से ताकि ये नेक्स्ट ऐसा सिचुएशन ना हो, तो सजेशन की तरफ से आप ये जो ट्रांसिएंट बिहेवियर में ड्यूअल इंजन फेलियर ना हो या फ्लेम आउट ना हो, उसके लिए क्या क्या सजेशंस आपकी तरफ से देना चाहिए होगा? नहीं, उन सब के लिए तो मेरे पास सजेशन नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। फिर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, जो ट्रांस एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, एयरलाइंस हैं, पायलट्स हैं, उनकी सैलरीज हैं, बहुत सारे
फैक्टर होंगे तो ये तो फिर कंपनीज का देखने का काम है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदर सेफ्टी फैक्टर को एड्रेस करके इस तरह की चीज को, हादसे को आगे फ्यूचर में बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता। अगर सिर्फ सेफ्टी फैक्टर को एड्रेस करके इस तरह के हादसे से फ्यूचर में बचा जा सकता है तो बात वहीं सेटल हो जाती है। इससे ज्यादा का तो फिर बाकी सब एक्सपर्ट्स का काम है, वो सोसाइटी फॉर साइंस का, या हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ रूट को पकड़ने का है। और सर लास्ट एक क्वेश्चन है कि क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो इवन एक्सपर्ट्स भी जो है वो सारा ये बोल रहा है कि कंक्लूजन के लिए तो उनको बाकी डेटा बहुत चाहिए और फाइनल रिपोर्ट आना चाहिए तभी कंक्लूजन होगा, जबकि आपका जो इंग्लिश आर्टिकल में लिखा है कि इनफ डेटा इज अवेलेबल इन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू ड्रॉ द कंक्लूजन बट पीपल आर नॉट सीइंग दैट। तो ये आपका जो मार्क्सिज्म का जो फिलोसफी ये और मतलब सोशियो इकोनॉमिक में कैसे आपको एनहांस किया है इसको, और क्यों सोशियो इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस में या फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में बाकी लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, मतलब बीइंग एंड कॉन्शियसनेस के सिलसिले में ये डायलेक्टिकल रिलेशनशिप में ये इस एस्पेक्ट को कैसे हम एनलाइटन कर सकते हैं कि क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और क्यों आप कर पाया बेसिकली। देखिए, इसका आंसर तो सीधा सा ये है कि फॉर लास्ट 40 years आई हैव बीन ट्राइंग टू प्रैक्टिस मार्क्सिज्म इन डे टू डे लाइफ, which Marx and Engels both have stressed that the more you use it in day-to-day life, the more you efficient you become in that. Sorry. So this address, why it came to my mind, because that also is a part of Marxist teaching, that you demonstrate ad hominem. These are the words of Marx. That means contradiction को आप एक्सपोज करके ही लोगों को के दिमाग में बातों को बैठा पाते हो, और कंट्राडिक्शन को एक्सपोज करने का तरीका है टू एड्रेस द थिंग्स फ्रॉम रूट। थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट्स एड होमिनम when it addresses from the root. This is what he has written very clearly. करेक्ट। So रूट में जाकर के, और ये जो फिलोसफी का में बेसिक है, आइदर और नॉट, यू डिवाइड द लॉजिक टू दैट up to that lowest level where answer can be either yes or no. So here I had to go to that level that either switch was first or flame out was first. One of them is the truth. Whichever is the truth, the whole story will develop on that. And seeing the timeline and the responses and understanding the normal behavior in that given situation, what should be the behavior of the pilot, I arrived at the conclusion that the flame out was first. Now, flame out was first. What could be the reason? Any reason, malfunction of anything or any could be there. But basic, again, is the behavior of the turbo machines, particularly the compression. On one side of the line, it will just reverse the flow. Surge means reverse the flow. So either it is sending the compressed air to the turbine or sending compressed air back to the fan. There can be only one situation, either to the turbine or to the fan. If it is towards the fan, that settles the argument that yes, it will be a flame out. So I think I have been able to answer your question. Yeah. और आदित्य जी और बजेंद्र जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। हाँ बोलिए। सुरेश सर, हेलो। बोले यस, बोले सर, एक तो सिस्टमेटिक फेलियर है, ये तो पता चलता ही है कि प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए आमतौर पर कॉरपोरेट्स या इस तरह की जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और
जो भी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक एक बोइंग में खासकर एक क्वालिटी मैनेजर थे, मैं नाम सही याद कर रहा हूँ तो शायद जॉन बर्नेट उनका नाम था। तो जॉन बर्नेट क्वालिटी मैनेजर थे बोइंग में, 2019 या 18-19 की बात है। और उन्होंने कई सारे सेफ्टी कंसर्न बोइंग को दिए थे। बाद में शायद 2019 में या लेटर उसके बाद वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था एक होटल में, शायद गन शॉट मारा था अपने आप को गोली में। तो ऐसी भी घटनाएं और खबरें तो ऐसी भी चली है। ये हालांकि ये तो तय है कि सिस्टमेटिक फेलियर है, और जो प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए आमतौर पर तमाम कंपनियों में होता रहता है। तो इस पर आपका, आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या ये खबर आप तक है सर, या नहीं है? नहीं है ये खबर। और ये बात सही है कि जो सिस्टम है वो प्रॉफिट बेस्ड है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो बदला नहीं जा सकता। हाँ। वो बदला तभी जाएगा जब आप सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो वो तो ट्रांजिशन है, वो अपना वक्त लेगा। लेकिन कैपिटलिज्म भी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है लोगों की, वैसे वैसे सेफ्टी का कंसर्न इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। और जहां यहां भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। आज की तारीख में एक्सीडेंट के बाद कंपनी को जितना घाटा उठाना पड़ रहा होगा, अभी इट विल अभी बी सर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जी जी, अभी रिसेंट में हमारे कुछ लोग सर बैंगलोर से और अलग जगहों से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो आधे किराए पे आ रहे सब सभी जगह अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उसमें हजारों उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चे होने हैं। फिर इंश्योरेंस के कंपनीज के उसमें बहुत सारे उन्हें कंपनसेशन देना है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। हादसा, किसी भी दुर्घटना से कंपनी को फायदा नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता, एक्सेप्ट वॉर मशीनरी, जहां आप डेलिबरेटली सिर्फ वॉर मशीनरी तो होती इसलिए टू डिस्ट्रॉय, बट अदरवाइज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में कोई भी हादसा जो है ना वो नुकसानदायक होता है। तो कोई भी कंपनी हादसा नहीं चाहेगी। हाँ, इनएडवर्टेंटली हादसे हो रहे हैं क्योंकि वो मानसिकता में है टू कंप्रोमाइज विद द सेफ्टी। लेकिन अगर कंपनी अवेयर है कि इससे हादसे से नुकसान बहुत ज्यादा है, तो वो सेफ्टी फैक्टर को इम्प्रूव करके उसको मैंडेटरी बना सकती है कि नो, दिस मेजर हैज टू बी टेकन। आफ्टर ऑल मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, सेफ्टी के बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी है, चेक होते हैं, सब कुछ होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। Over centuries it has evolved like this. So here also in this industry also this will evolve if this thing is established that it was failure because of the behavior of the turbo machine, and that could have been saved by improving safety factor as far as the temperature and atmospheric pressure is concerned. Because the procedure is that you feed all this data into the computer before the flight. Location, temperature, weight of the everything is fed into the computer, and then computer gives all the data that what should be your V1, what should be your VR, what should be your V2, what should be the thrust level, and all that. And then the FedEx behaves according to that. And pilot also knows that these are the parameters. So if the company realizes that by improving on this safety margin for temperature and weight and atmospheric pressure, it can avoid this kind of tragedy, they will definitely incorporate it. सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, खास करके सुरेश सर। आपने जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपके वो जो तीनों पोस्ट जो आपने अभी तक इस विमान हादसे पर लिखा है, और ये जो वेबिनार जो आज हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये पब्लिक डोमेन में रहेगी और लोगों को मार्क्सवादी समझ हासिल करने में सहायता करेगी। जैसा कि अभी इस हादसे का सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट ही सामने आया है, और 1 साल के अंदर अंदर
डिटेल रिपोर्ट भी आ जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमने सोसाइटी फॉर साइंस ने जो एनालिसिस किया है लगभग रिपोर्ट में वही रहेगा। मूल जो है वही रहेगा जो सुरेश श्रीवास्तव सर ने अपने रिपोर्ट के अपने लेखों के माध्यम से पहले ही शेयर कर चुके हैं।